कढ़ारा और शहजादी, ये नाम जैसे खुद में एक तरह की तकदीर छुपाए हुए थे। गांव का नाम था लाखडहारा। पहाड़ियों के बीच बसी एक घाटी, जहां हवा में कीकड़ी और मिट्टी की खुशबू मिलती थी, जहां लोग मुश्किलों को अपनी रोजमर्रा की नरमियत में पकाकर जीते थे। लाखडहारा का नक्शा अक्सर सरहदों के नक्शों में नहीं आता। वह एक ऐसी झील सी तसल्ली दे देता था जिसके किनारे बैठकर इंसान अपने अंदर की पुरानी खरोंचें भी धो लेता। वहां के घर मिट्टी और लकड़ी से बने थे, पर हर घर में एक दुआ रहती थी। हर दुआ के पीछे किसी की दास्तां और किसी की नींद का चोर सा अक्स छिपा रहता था। उस घाटी का एक इंसान था जिसका नाम था बरकज। बरकग लकड़हारा था, पर वह केवल लकड़ियां काटने वाला नहीं, वह लकड़ियों के साथ अपनी जिंदगी का बोझ भी बांटता था। उसके हाथ कसैले थे और आंखों में एक धीमी सी रोशनी जो बताती थी कि उसका दिल कहीं भीतर किसी जिए हुए वादे को थामे बैठा है। बरकस बचपन से ही अपने बूढ़े बाप के साथ पेड़ों के ताबूत सी पलों को काटता आया था। उसके लिए हर पेड़ में एक कहानी थी, कभी प्रेम की छांव, कभी जख्म की गूंज। पर बरकस को जो सबसे ज्यादा आला था वह थी उसकी कसम। उसने अपने पिता के आखिरी लहजे पर कसम खाई थी कि वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी का हक नहीं छीनेगा और अकल और नेकियात से ही अपने घर को संभालेगा। यही कसम उसके अंदर का असली सूरज था। यही उसे गांव वालों की नजर में अलग बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ घाटी के उस पार एक किला था, पर वह किला उन पौराणिक किस्सों जैसा नहीं था जिसमें तलवारें और तख्त ताज चमकते हों। उस किले की दीवारें नम थीं, उस पर बरसों की हवाओं की लिखावट थी और उसके भीतर एक सभ्यता की खामोशियां बसती थीं। किले की रानी, जिसे लोग दूर दूर से शहजादी मेहरुनिसा के नाम से जानते थे, आधिकारिक तौर पर तो राजकुमारी थी, पर उसने कभी राजसी जिंदगी को असल खुशियों के साथ नहीं जोड़ा। लोग कहते थे कि उसने बचपन में कुछ देख लिया था जो उसकी आंखों की सादगी को जख्मी कर गया था। लोग कहते थे कि उसने मीडिया सी दुनिया के नक्शों को कभी अपनाया ही नहीं। मेहरुनिसा का चेहरा खामोश और मृदुभाषी था, पर उसमें एक अजीब मजबूती थी, मानो वह किसी ऐसे सवाल को अपने अंदर घुलने दे रही थी जिसका जवाब सिर्फ सच्चाई दे सकती थी। किस्मत ने एक रात ऐसा मोड़ दिया कि लकड़हारा बरकज और शहजादी मेहरुनिसा का रास्ता टकरा गया। वह रात बरसात की थी। ढलती हुई रोशनी के साथ पत्तों की सरसराहट ऐसे गा रही थी जैसे कोई पुरानी दुआ हवा में पैनी हो रही हो। बरकज अपने रोजमर्रा के काम से लौटा तो वह एक छोटा सा बच्चा नदी के किनारे पड़ा मिला। रूमानी गीली मिट्टी पर उसकी सांसें हल्की थीं और आंखें बंद। बरकज ने उसे उठाया और देखा कि बच्चे का गाल सूखा नहीं था, पर उसकी सांसें काफी थकी हुई थीं। बरकज ने बच्चे को अपनी घर की छत पर रखा, गर्म चाय दी और अपने सीमित हाथों से उसके कपड़े सुखाए। उस बच्चे के पास कोई चिट्ठी, कोई नाम नहीं था, बस एक सूजी हुई कंगन की कड़ी थी जिस पर किसी सलीके से कुछ निशान बने हुए थे, मानो किसी पुराने राज की निशानी। बरकज ने गांव वालों से पूछा, कोई नन्हा मुस्कुराता हुआ चेहरा याद नहीं आया। बरकज का दिल किसी अनजानी दुआ की तरह मुख्तसर हो उठा। उसने सोचा कि यह बच्चा किसी त्रासदी से बचकर यहां आया होगा। वहीं उसी समय किले के भीतर मेहरुनिसा की आंखों में एक बेचैनी थी। एक किले की रानी का अधिकार और ताकत बड़ी चीजें होती है, पर मेहरुनिसा ने जन्म लिया था उस किस्मत में जहां उसके पास जमीन से भी ज्यादा सवाल थे। उसके पास पल्ले में एक पुराना दस्तावेज था, एक नक्शा जिसे उसके पिता ने चुपके से दिखाया था और जिस पर लाखों की तख्ती लिखा था, लाखडहारा घाटी में एक राज दफन है जो सच्चाई जानने वाले को खुद ब खुद मिल जाएगा। ये बात मेहरुनिसा के दिल में दबे हुए सवालों की आग में घोल गई थी। उसे बचपन में उस घाटी में होने वाली खुशियों और गरीबी की साझा सादगी ने छू लिया था। उसे हमेशा से लग रहा था कि असली आनो शान सिर्फ मुकुट नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा है। वह अक्सर खुद बालक बालक गांव में आती, लेकिन एक शाही रानी के रूप में उसकी आ जाने से लोगों में खलबली मच जाती, और इसलिए उसने आज उस रात को खुद से वादा किया कि वह खुद घाटी की तह तक जाएगी और यह देखेगी कि क्या वाकई वहां कोई रहस्य है जो उसके वंश और गांव के भाग्य को जोड़ता है। मेहरुनिसा ने चुपके से किले से निकलने का फैसला किया, पर शहजादी किसी आम आदमी की तरह नहीं निकल सकती थी। उसकी सैलानी ड्रेस और उसके साथ लाने वाली शाही राक्षसी शान उसे रोकती। इसलिए उसने अपने आप को एक नाम दिया, मीरा। और इस मीरा के कपड़ों में एक साधारण चादर और साधारण जूते थे। वह रात के अंधेरे में गांव के ताल तक पहुंची और वहां बरकस के घर की तरफ एक उजली चिनाई पर रोशनी झलकती मिली। उसी समय बरकस ने बच्चे को नहलाकर पालना सुला दिया और खुद बाहर से लकड़ी की कुछ डलियां थाम कर आ रहा था। बरकस की राहत और मीरा की घबराहट जब एक ही आंगन में टकराई तो दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और घबराहट का मिश्रण सा आ गया। मीरा ने बरकस से पूछा कि क्या वह रात को यहां ठहर सकती है। बरकस ने निश्चलता से हामी भर दी।
बरकत में किसी भी शाही आदत का अफसोस नहीं था और मीरा की आंखों में बेचैनी देखकर वह सोचने लगा कि किस तरह इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत होती है। वह दौलत उसकी कमजोरी में छिपे सच्चे सवाल होते हैं। बरकत ने बच्चे का नाम रखा नूर। नूर की आंखों में कुछ ऐसा था कि बरकत का दिल झट से उससे जुड़ गया। उसको लगा जैसे नूर किसी बड़े मकसद की कड़ी हो। अगले दिनों की शुरुआत में मीरा शहजादी ने बरकत के साथ घाटी में घूमना शुरू किया। वह असली शहजादी की तरह नहीं बल्कि एक अनजानी मुसाफिर की तरह लोगों में घुलना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह गांव वालों से सीधे बातचीत करे बिना किसी रुतबे के। बरकत ने उसे गांव का नक्शा दिखाया। बाजार, कुआं, मसाले वाला नुक्कड़ और एक पुराना मदीना सा कोना जहां बुजुर्ग बैठते और पुरानी कहानियां सुनाते। मीरा ने देखा कि लाख डहरा के लोगों की जिंदगी में कुछ जज्बा था जो शहर की चमकदार गलियों में नहीं मिलता। यहाँ के लोग अपनी मुस्कान में सहनशीलता और अपनी आंखों में दुआ रखते थे। मीरा का मन धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। नूर के साथ उसका लगाव और भी गहरा हुआ। फिर एक सुबह हुआ कुछ ऐसा कि घाटी की शांति में दरार सी पड़ गई। कुछ बाहरी लोग आए। वे कारों में आए, औजारों के साथ। उनके पास बड़ी योजनाएं थीं। घाटी के ऊपर से होकर एक बड़ी सड़क निकलेगी, नदी का जल बंद कर दिया जाएगा और घाटी की जमीन पर फैक्ट्रियां और आधुनिक कल कारखाने बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह विकास है, यह तरक्की है, पर लोग जानते थे कि ऐसे विकास के बदले उनकी मिट्टी छीन ली जाएगी और उनकी रूह बिक जाएगी। बरकत के दिल में यह बात आग की तरह धधक उठी। उसने देखा कि कैसे कुछ लोग बड़े पैसों के लालच में इस प्रस्ताव को सुनकर आंखें चमकाते हैं। मीरा ने देखा कि बरकत के चेहरे पर एक अजीब कठोरता आई। वह समझ गई कि बरकत केवल लकड़ी नहीं काटता, वह अपनी जमीन से जुड़ी हर सांस का भी रक्षक है। विकास योजक लोगों ने कहा कि वे गांव वालों को बहुत मोटी रकम देंगे, पर इस रकम के बदले वे घाटी की मिट्टी और उसकी दुआओं की कीमत मांग रहे थे। गांव की कुछ शख्सियों ने सस्ते पैसों में सौदा करने की ठानी, पर बरकत और कुछ अंधे सा पर ईमानदार लोग विरोध पर खड़े रहे। मीरा ने देखा कि यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं, यह इंसाफ और ईमान का सवाल भी है। एक शाम मीरा ने उस किले की पुरानी किताबों में देखा कि किस तरह से उसकी अपनी नस्ल ने कबीलाई जमीनों को निकालने के लिए दूसरों से सौदों किए थे। उसके दिल पर भारी दबाव पड़ने लगा। क्या उसकी नस्ल वही कभी नहीं चाहती थी कि दूसरों की खुशियां और जमीनें बची रहें? इसी बीच नूर की पहचान पर एक और रहस्य खुला। नूर के कंगन की कड़ी पर वही निशान थे जो गांव की एक बहुत पुरानी दास्तानों से मेल खाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस निशान का मतलब है राहबर, एक बागी जमाना जब घाटी के बच्चों को संकटों से बचाने वाला कोई था। बरकत ने महसूस किया कि नूर किसी खास किस्म का संकेत है, और मीरा ने भी अपनी रानी की पत्रकाराना समझदारी से देखा कि यह नूर सिर्फ किसी बच्चा नहीं बल्कि उस भूली हुई दास्तानों का नया किरदार हो सकता है जो घाटी को किसी बड़ी मुसीबत से बचा दे। अब संघर्ष खुलकर सामने आया, विकास लालच से एक ओर और घाटी की रूह की रक्षा से दूसरी ओर। मीरा ने किले से कुछ दस्तावेज निकाले, पुराने वसीयत वगैरह, जो दिखाते थे कि उस जमीन पर न केवल आर्थिक हक था बल्कि एक रूहानी अधिकार भी संरक्षित किया गया था। एक हक जिसे केवल उस वंश की एक शहजादी ही समझ सकती थी, पर यह अधिकार तख्त ओ ताज से बड़ा था। वह था हिफाजत ए लोग, यानी लोगों की रक्षा करने वाला हक। मीरा ने सोचा कि वह इसे अदालत में भी पेश कर सकती है, पर कानून के बोझ के साथ भ्रष्ट अफसर और पैसों की मिट्टी भी था जो वादा कर रही थी। इसलिए उसने गांव में एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो न केवल कानूनी लड़ाई हो बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। मीरा और बरकत ने मिलकर एक छोटी लीग बनाई, उन लोगों की जो गांव की पनाह और संस्कृति को बचाना चाहते थे। वे रातों रात काम करने लगे। पुराने दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया, गांव की कहानियां रिकॉर्ड की गईं और बच्चों को ऐसे कौशल सिखाए गए जिनसे वे मिट्टी से अपनी रोजी कमा सकेंगे। मीरा ने किले के संगीत घर से कुछ कलाकारों को बुलाया और गांव में त्योहार बुलाया, पर यह त्योहार सिर्फ मनोरंजन न था, वह एक सार्वजनिक अदालत था जहां लोगों ने अपने दर्द और अपने हक की बातें बताकर दुनिया को दिखाया कि लाख डहारा सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक संस्कृति और इश्क ए इंसानियत है। विकास लालच के लोग गुस्से में थे। उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की, कुछ नौकर, कुछ काले दस्तावेज, कुछ खरीदे हुए गवाह। पर घाटी के लोगों के दिखावे और मीरा की रणनीति ने उन योजनाओं को लगातार नाकाम किया। एक दिन पारस्परिक झड़प इतनी बढ़ गई कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। फैक्ट्री मालिकों ने कुछ गुंडों को भेजा जो नदी के पास लगे पुराने पेड़ों को काट देने की धमकी देने लगे। बरकत ने देखा कि पेड़ों के नीचे वही रेतीली मिट्टी है जो गांव की रूह को थामे रखती है। उसने शोर मचाया, लोगों को इकट्ठा किया और खुद पेड़ों के आगे बैठ गया। उसका शरीर खुरदुरा था पर उसकी हिम्मत बहुत बड़ी थी।
वह दिन बरकस ने अपने पिता की कसम दोहराई और एक बार फिर से अपने हाथों को काम पर लगाए, पर इस बार उसके हाथों की लकड़ी से नहीं, उसके शब्दों से एक नई लहजा बन रहा था। मीरा ने अपने असली नाम का खुलासा नहीं किया, पर उसने बार बार अदालत और मीडिया तक अपने गीत, अपने कला और अपने दस्तावेज पहुंचाए। उसके काम की वजह से घाटी के लोगों को बहुसंख्यक समर्थन मिलना शुरू हुआ, पर जीत आसान न थी। विकास के पक्ष में ताकतवरों ने एक मोहरा खेला। उन्होंने कहा कि घाटी के कुछ युवा बेरोजगार हैं और वे फैक्ट्री आने से खुश होंगे। कुछ ने झूठे वादे करके लोगों का दिल लटकाया। बस उस समय नूर की मौजूदगी ने ऐसी करिश्माई चीज की। नूर का हंसना और उसकी मासूमियत ने गांव वालों के दिलों में एक गहन समझ पैदा की कि जिस चीज को वे खोना चाहते हैं वह उनकी आने वाली पीढ़ियों की हंसी भी हो सकती है। कड़ा मोड़ तब आया जब एक रात्रि में नूर गायब हो गया। पूरा गांव हंगामा हुआ। खोजबीन की गई, नूर का कोई सुराग नहीं मिला। बरकस का दिल टूट गया, मीरा का दिल टूट गया, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद पता चला कि नूर को एक ऊंचे पहाड़ पर एक आफताब की मुंडेरी में किसी ने रख दिया है, एक जगह जहां कभी पुराने दरवाजे बंद किए जाते थे जब कोई खतरा आता था। जब बरकस और मीरा ने नूर के पास पहुंचा तो वहां अगर कोई चमत्कार था तो वह था लोगों की ममता और एक नन्हे चेहरे की दृढ़ता। नूर की आंखों में एक चमक थी जो किसी भविष्य की तस्वीर खींचती थी। नूर ने खामोशी से अपने हाथ में एक छोटा सा पन्ना पकड़ रखा था। उस पर कुछ अक्षर बने थे जो पिछले दस्तावेजों में दिखाए गए निशान से मेल खाते थे। मेहरुनिसा की आंखों से आंसू बह निकले। बरकस की रूह में एक अजीब सुकून उतरा। वे सोचते रहे कि नूर किसी तरह उन भूली हुई वादों की याद दिलाने वाला था। विकास लालची मालिकों ने आखिरकार किले के खिलाफ एक बड़ा दबाव बनाना शुरू किया। वे चाहते थे कि शहजादी अपने वंश को ही अपनी बनाए हुए सौदों से बेच दे। किले के भी कुछ अंदरूनी लोग आजकल पैसों के लिए अपने वफादार भावों को बेच चुके थे। मीरा के पास समय कम था। उसने आखिरकार अपनी शाही पहचान को किले के जनता के सामने खोलने का साहस किया। एक ऐसा खुलासा जो किले की गुमनामियों को उजागर कर दे। उसने सभा लगाई और लोगों को बताया कि वह किले की रानी है और वह यही चाहती है कि उसकी सियासत का असली मकसद अपने लोगों की खुशहाली हो। उस दिन उसने एक पुराना वसीयत पेश किया जिसमें लिखा था कि किले के कागजों में लाख डहरा की रूह का हिस्सा हमेशा के लिए जनता के अधिकार में होगा। कानूनी लड़ाई तेज हुई, पर मीरा का खुलासा और बरकस की ईमानदारी ने लोगों के दिलों में एक नया भरोसा जगाया। फैसला अंततः उस बात पर टिका कि क्या वसीयत किले की रानी के वास्तविक इरादे को दर्शाती है या नहीं। अदालत की शरण ली गई और दस्तावेज पेश किए गए, पर कानून के शब्दों के साथ साथ वहां एक और चीज निर्णायक थी। लाख ढारा लोगों की सच्ची आवाज और उनकी ऐब ओ तस्वर की गूंज। मीरा ने सार्वजनिक रूप से अपने किले की संपत्ति और पुरखों के किए गए गलतियों को स्वीकार किया और कहा कि असली शहजादी वही है जो अपनी गलती मान ले और अपने लोगों को पहले रखे। जब अदालत के फैसले का वक्त आया तो वह फैसला सिर्फ कागजी नहीं था। वह फैसला उस रात की यादों, उन आंसुओं और उन हंसियों की भी गवाही था जो गांव ने संघर्ष में गंवाई थी। अदालत ने निर्णय दिया कि लाख डहरा की मिट्टी और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए एक सार्वजनिक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें गांव के प्रतिनिधि और किले के प्रतिनिधि दोनों मिलकर काम करेंगे। साथ ही विकास की किसी भी परियोजना के लिए पारदर्शिता और सामुदायिक सहमति अनिवार्य होगी। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं बल्कि इंसानियत की जीत थी। अब जिंदगी धीरे धीरे फिर से अपने पुराने रिदम पर लौटी। गांव में वही छोटी छोटी खुशियां लौट आईं। कागजों के सामानों के बीच भी एक नई मुस्कान उभरी। बरकस और मीरा के रिश्ते में एक अलग तरह की नजाकत आई। यह नजाकत प्यार की उष्मा नहीं थी बल्कि एक साझेदारी की पवित्रता थी। दोनों ने जाना कि असली रिश्तों की गहराई समान आदर्शों और साझा दुखों में पनपती है। नूर बड़ा हुआ तो उसने गांव के बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया और मेहरुनिसा ने किले के उन कमरों को एक पुस्तकालय और कला केंद्र में बदला जहां पहले सिर्फ पुरखों की धूल जमी रहती थी। कितने ही साल गुजर गए पर लाख डहरा की दुआएं और उसकी मिट्टी की खुशबू कभी कम नहीं हुई। बरकस की उम्र बढ़ी पर उसकी आत्मा कमजोर न हुई। उसने अपनी जिंदगी में जो लकड़ियां काटी थीं उनमें उसने हर बार एक नई छवि, एक नई मिसाल रखी। मीरा ने राजसी महल के साथ साथ गांव की सादगी को अपनाया, पर उसने हमेशा यह भी सीखा कि सच्ची रियासत वही है जो लोगों की खुशी में अपनी शान पाती है। कहानी का असली मोड़ जो दिल को छू कर रह जाता है वह यह है कि जीत सिर्फ कागजों पर दर्ज नहीं होती। वो जीत उस घड़ी में मिलती है जब इंसान अपनी गलतियों को मानकर अगले को उठाने का काम करता है। लाख डहरा और शहजादी की यह दास्तान इसलिए अहम है क्योंकि इसमें ताकत और नम्रता का तालमेल है। इसमें विकास और संस्कृति के बीच संतुलन है। इसमें एक लकड़हारे
और एक रानी का वो ताल्लुक है जो बताता है कि इंसानियत से बड़ा कोई तख्त नहीं। समय की धुंध में जब कभी कोई राह नजर खो जाए, लाख ढहरा की मिट्टी से उठती रोशनी याद दिलाती है कि हर बार अंधेरा गुजरता है और हर बार एक नया सवेरा आता है। पर वह सवेरा तब तक पाक नहीं होता जब तक लोग अपने अपने हिस्से की ईमानदारी और ममता को बरकरार रखे रहते हैं। बरकग और मेहरुनिसा की कहानी यही बताती है कि नाम चाहे लाख ढहरा का हो या किसी और का, असली शहजादी तो वो है जो अपने लोगों की दुआओं का आदर करे, और असली लकड़हारा वो है जो अपनी कमजोरी में भी दूसरों के लिए रोशनी जलाए।